सम्मानीय रामस्वरूप जी सारण साहब जो आज के मुख्य वक्ता हैं, इस संगठन को सींचने का, आगे बढ़ाने का, समाज, सरकार और शिक्षक समुदाय के बीच संवाद और सेतु बनकर जिन्होंने अपने जीवन का बड़ा समर्पण किया है, उनके अनुभव को हम सब आज सुनेंगे। आदरणीय रामस्वरूप जी सारण साहब। 63वां जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन के मंच पर विराजमान इस संगठन के पुरोधा श्रीमान KL यादव साहब, हमारे संगठन के संरक्षक, लंबे समय तक संगठन के पदाधिकारी रहे मेरे साथी ज्ञान सिंह जी, लादूलाल जी चौधरी साहब, इस संगठन के जिलाध्यक्ष प्रकाश चंद जी, जिला मंत्री राम प्रसाद जी जाखड़ साहब और पूरे टोंक जिले से पधारे हुए मेरे शिक्षक भाइयों और बहनों। अब अगर सारी बातें हमने सुन ली, लगभग बातें हो चुकी, तो अब अपनी बात करें, अपने मुद्दों की बात करें, जिसके लिए ये 4 दिन निर्धारित है। यहाँ बड़ी संख्या में शिक्षक साथी आते हैं, ऐसे सम्मेलनों में आते हैं, आने के अपने अपने उद्देश्य होते हैं और जिन लोगों को बुलाया जाता है उसका भी अपना एक उद्देश्य होता है। तो अब सारे ही उद्देश्य पूर्ण हो चुके हों और इस दुनिया में, इस देश में सारे लोग एक लाइन पर नहीं चले। देश को आजाद करवाने के लिए भी 1-2% ही लोग लड़े थे और देश आजाद हुआ। शिक्षा को, शिक्षार्थी को और शिक्षक को बचाने के लिए भी कुछ ही लोग लड़ेंगे। वे लोग लड़ेंगे जो संगठन में विश्वास रखते हैं, संगठन की रीति नीति में विश्वास रखते हैं, जो दिखावे से दूर रहते हैं और जो संघर्ष में विश्वास रखते हैं। ये 4 दिन हमें किसी सरकार ने खैरात में नहीं दिए। आपके संगठन ने लंबी लड़ाई लड़ी है, इस मुद्दे को लेकर के लड़ी है कि शिक्षक, शिक्षा के बारे में, शिक्षक के बारे में और शिक्षार्थी के बारे में जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर मंथन करना चाहता है और उस मंथन के माध्यम से अपनी बात सरकार तक रखना चाहता है। ये लड़ाई लड़ करके ये 4 दिन हासिल किए गए। संगठन ने और भी बहुत सारी बातें हासिल की हैं। हमारे पुराने साथी जानते हैं इस बात को कि शिक्षकों को केवल 3 ही PL मिलती थी, वो भी उन दिनों में, तीनों दिनों में उपस्थित रहे। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और 2 अक्टूबर को अगर वो विद्यालय में हाजिरी देता है तो उसके एवज में 3 PL मिलती थी। ये लड़ाई लड़ करके संगठन ने 15 PL हासिल की। ये खैरात में नहीं मिली हैं। लेकिन आज जो स्थितियां हमारे सामने आ चुकी हैं उन पर हमें गौर करना होगा। आज हम बड़ी विकट स्थितियों से गुजर रहे हैं और गंभीरता से अगर गौर नहीं करेंगे तो आने वाला समय जो है हमें कभी माफ नहीं करेगा। हमारे पुरोधा बैठे हैं जिन्होंने संघर्ष किया है, सरकारों से लड़ाइयां लड़ी हैं, लाठियां खाई हैं, गोलियां खाई हैं और अपनी बातें मनवाई। और हमें वो कराया
मंच मिला है उसको सुरक्षित रखना है, उसको आगे बढ़ाना है। संगठन बहुत है, राजस्थान में शिक्षकों के संगठन बहुत है, लेकिन जिसका एक निश्चित विचार है, जिसका एक निश्चित उद्देश्य है, संघर्ष के माध्यम से अपने विचारों को आगे बढ़ाना और अपनी मांगों को मनवाना, वो शिक्षक संघ शेखावती है। बार बार विपत्तियां आई हैं, बार बार विभाजन का शिकार हुआ है, लेकिन फिर भी दुगने जोश के साथ और मजबूती से खड़ा हुआ है। ये वो संगठन है। चाहे टोंक की बात हो, चाहे झालावाड़ की बात हो, चाहे उदयपुर की बात हो, चाहे जोधपुर और बाड़मेर की बात हो, हर कोने में संगठन का नाम और काम जाना जाता है। साथियों, अब हमारे कुछ मुद्दे यहां दिए हुए हैं जिनके बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात तो जो मेन मुद्दा इसमें दिया है आपने, शिक्षा में वर्तमान दौर की चुनौतियां व शिक्षक की भूमिका, इसके साथ साथ अपनी कुछ समस्याएं हैं, उन पर भी हमने बात करेंगे। पुरानी पेंशन योजना, ये सरकार ने जो एनपीएस है उसको राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार ने और ओपीएस में बदलने की बात कही, ऑर्डर भी हुए हैं, दिया भी जा सकता है, लेकिन जब तक PFRDA बिल कायम है, ओपीएस किसी भी सूरत में लागू नहीं की जा सकती। यह वर्जित करता है ओपीएस को लागू करने के लिए। PFRDA बिल क्यों आया, कौन लेकर के आया, यह बात भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। यह वाजपेयी जी की सरकार एनपीएस लेकर के आई, नई पेंशन स्कीम। उस समय संगठन आपका संगठन इन बातों को समझ रहा था और बड़ा संघर्ष किया कि ये बहुत खतरनाक चीज है, लेकिन जो नए 2005 और 6 में लगे, वो कहने लगे आप तो हमारे हितों की बात नहीं कर रहे हो। और संगठन बार बार आह्वान करता, तो जो आह्वान करने वाले थे 2-4 वो ही वहां मौजूद मिलते। जो प्रभावित थे वो तो ये समझ रहे थे कि ये हमारे लाभ की बात है, इसलिए नहीं आ रहे, और जिनको पहले से पुरानी पेंशन मिल रही है उनको इस बात का पता ही था कि हमें तो कोई लेना देना नहीं इस मुद्दे से, तो वो भी नहीं आए। लेकिन जो लोग आज इस सम्मानित मंच पर बैठे हुए हैं, वे लोग समझते थे कि ये चीज बहुत खतरनाक है, उन्होंने अलग जगाए रखी। 2012-13 में जो ये ढोंग रचने का काम करते हैं कि हम ओपीएस लेकर के आएंगे, उन्हीं की सरकार कांग्रेस इस PFRDA बिल को लेकर के आई, और बिल पेश करने के लिए पूर्ण बहुमत नहीं था, संसद में पेश करने के लिए पूर्ण बहुमत नहीं था, और उसी बीजेपी से जो एनपीएस लेकर के आई, निवेदन किया कि आप इसका समर्थन कीजिए, दोनों ने मिलकर के लागू किया इसको, एनपीएस को। ये PFRDA बिल जो आया है, तो हम किससे उम्मीद करेंगे? कोई हमें बहका सकता है, लेकिन इस बिल को हटाने की बात कोई नहीं कर सकता। आज
इसमें दूसरा मुद्दा दिया है, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य के व्याख्याताओं के 2012-13 के बाद में कोई पद स्वीकृत नहीं हुए। जो स्वीकृत हुए हैं उन पर नियुक्तियां हो रही हैं। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि हम बातचीत कर रहे हैं, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे कि अभी जो सेकंड ग्रेड की भर्ती जिसकी परीक्षा हो चुकी, वो कितने की भर्ती थी? याद है किसी साथी को? सेकंड ग्रेड की अभी जो परीक्षा हो चुकी 2000 के आसपास, और सेकंड ग्रेड की भर्ती जो आगे जनवरी फरवरी में होगी, जिसका विज्ञापन जारी हो चुका है, उसमें कितने पद दिखाए हैं? 6500, 6500। और राजस्थान सरकार के मुताबिक इस प्रदेश में सेकंड ग्रेड के पद रिक्त कितने? सेकंड ग्रेड के पद, पिछले ही दिनों अखबार में आया कि 41,000 कुछ पद रिक्त हैं। तो फिर ये तो पद स्वीकृत ही नहीं व्याख्याता वाले। जब 42,000 पद रिक्त हैं, उस समय आप 2,500 और 6,500 की भर्ती निकाल रहे हो, तो ये पद स्वीकृत करके आप क्या करना चाह रहे हो? ये खेल क्यों हो रहा है? इसके पीछे का राज क्या है? आपको एक नई चीज समझनी पड़ेगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020, सुन लिया नाम, प्रचार प्रसार भी सुना है। इसके बारे में मैं आपसे 2-3 प्रश्न करना चाहूंगा, आप विचार करें और इसके उत्तर खोजें। ये नई शिक्षा नीति किन लोगों ने बनाई? शिक्षाविदों ने बनाई, राजनीतिज्ञों ने बनाई, या कॉरपोरेट जगत ने बनाई? और देश के सबसे बड़े सदन में इस नई शिक्षा नीति पर कितने घंटे बहस हुई? और सदन ने इसको किस तारीख को स्वीकृत किया? ज्यादा नहीं समझना है, ये 2-3 तो प्रश्न हैं। और जो पद 2,000-2,500 निकाल के आ रहे हैं, नई शिक्षा नीति 2020 में स्वाय प्रिंसिपल के परमानेंट पोस्ट का कंसेप्ट ही नहीं है। अभी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में किस प्रकार से टीचर ले रहे हैं, यह तरीका प्रत्येक विद्यालय में आएगा। और आप और हमारी जो संख्या है, वो जब अल्पमत में जाएगी तो अल्पमत वाले को कौन पूछता है? उनको कभी भी रवाना किया जा सकता है। जिस तरह से हमारे जैसे हैं ना पेंशनर, उनके लिए पिछले दिनों एक बिल आया था संसद में कि सरकार ने पेंशन का संवैधानिक अधिकार समाप्त कर दिया और यह अधिकार अपने पास ले लिया। इसके मायने क्या है कि जब भी सरकार चाहे, एक आदेश के साथ हम पेंशनर्स को पेंशन नहीं देंगे, वो कोर्ट में नहीं जा सकता।
बहुत गंभीर चीजें हैं, इनको समझना है हमें। 8वें वेतनमान जो आयोग की बात है, सभी लालायित हैं हम, आप भी हैं। कम से कम मैं तो इस मामले में संतुष्ट हूं कि मुझे जो मिल रहा है वही ठीक है। लेकिन 8वां वेतन आयोग बनाने की घोषणा केंद्र सरकार ने किस मजबूरी में की, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। और 12 महीने हो गए आयोग के घोषणा के बावजूद आयोग का गठन क्यों नहीं हुआ, यह भी हमें समझना पड़ेगा। और किसी भी सूरत में 8वां वेतन आयोग बना करके उसकी रिपोर्ट लागू करना इस सरकार का उद्देश्य नहीं है, बशर्ते कि हमारा दबाव काम न करे। संघर्ष से सब कुछ होगा, संघर्ष से सब कुछ होगा। लेकिन जिस तरीके से हम बैठे रहेंगे शांति से, तो ये चीज लागू होने वाली है नहीं, क्योंकि सरकार की नीति में नहीं है ये। नई शिक्षा नीति क्या चाहती है? नई शिक्षा नीति का जो पाठ्यक्रम होगा वो कैसा होगा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण को कुंद करने वाला, तर्कशीलता को समाप्त करने वाला, कॉरपोरेट के लिए आज्ञाकारी मजदूर निर्माण का ये इसका पाठ्यक्रम होगा। इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा। आज हमारी 7, 14, 21, 28, 32 वर्ष चयनित वेतनमान की बात हो, ये जो भी मुद्दे दिए हैं ये सब लागू होंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, सड़कों पर आना पड़ेगा, सब कुछ लागू होगा। लेकिन बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। मैं आपका अधिक समय नहीं लेते हुए पुनः एक बार निवेदन करूंगा, नई शिक्षा नीति 2020 इसको गहराई से पढ़ लें, इसके प्रावधानों को गहराई से पढ़ लें। आज कॉलेजों में हमारा देश संघात्मक व्यवस्था से संचालित है, एकात्मक व्यवस्था से नहीं। और जिस प्रकार से देश को एकात्मक राज्य के रूप में लाने का प्रयास किया जा रहा है, वो हमारे देश के लिए हित में नहीं है। हमारा देश विशाल है, इसमें विभिन्नताएं हैं, विभिन्नताओं में एकता है, अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग रीति रिवाज हैं। और इसकी व्यवस्था संविधान में बहुत सोच समझ करके संघात्मक व्यवस्था की गई है। आज जितनी भी यूनिवर्सिटी थी स्वायत्त शासी थी, आज एक आदेश कर दिया पूरे देश की यूनिवर्सिटीज में सेमेस्टर सिस्टम होगा। और सेमेस्टरों की हालत देखी आपने, तीसरी साल शुरू है, जुलाई से कॉलेजों की सेमेस्टर लागू हुए और चौथा सेमेस्टर की परीक्षा अभी यहां तो पता नहीं, बीकानेर यूनिवर्सिटी की 25 तारीख से शुरू हुई है, 25 सितंबर से। और उसका रिजल्ट आएगा, कब आएगा? दूसरा सेमेस्टर उसकी अंक तालिका नहीं आई है, रिजल्ट आ गया। तीसरा सेमेस्टर उसकी अंक तालिका नहीं आई है, रिजल्ट आ गया। यानी साल 1.5 साल हो गए, रिजल्ट आगे, अंक तालिका नहीं आई। और ये चौथा सेमेस्टर इस साल के अंत तक उसका रिजल्ट आएगा और विद्यार्थी को 3 साल का पाठ्यक्रम पूरा करने में 4 साल लगेंगे। उसका 1 साल सरकार की नीतियों की वजह से बर्बाद हो गया। उसकी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण साल था।
वो युवा है देश का, उसको रोजगार चाहिए, समय पर उसको शिक्षा पूरी उसकी होनी चाहिए। 1 साल बर्बाद कर दिया। और यही सेमेस्टर सिस्टम स्कूल में आ रहा है। 9वीं से 12वीं तक सेमेस्टर होंगे, 8 सेमेस्टर, 4 क्लास होगी ना, 8 सेमेस्टर होंगे। अब वो सेमेस्टर व्यवस्था यहां आपका कितना साल बर्बाद करेगी? 1 करे, 2 करे, वो भविष्य के गर्भ में। इन बिंदुओं को, ये हमसे प्रभावित हैं, हम इनसे प्रभावित हैं। ये बिंदु शिक्षकों से सीधे जुड़े हुए हैं, शिक्षा से सीधे जुड़े हुए हैं और शिक्षार्थी से सीधे जुड़े हुए हैं। इन बातों को हमें समझना होगा। ये नीतियां इस प्रकार से जो लागू की जा रही हैं, वो हमें कहां ले जाएंगी? हमारा भविष्य क्या होगा? देश का भविष्य क्या होगा? युवाओं का भविष्य क्या होगा? आज बेरोजगारी की स्थिति आपके सामने है, बताने की जरूरत नहीं। आपने एक उदाहरण आपने ही बताया है, 42,000 पोस्टों पर और 2 भर्तियों में निकाल करके 6.5 और 2.5 बताया, 9,000 ना। रिक्त खाली पद है 42,000 और भर्ती निकल रही है 9,000 की, तो रोजगार तो फुल मिल रहा है, प्रोग्रेस भी हो रही है। और इस प्रकार की रीति नीति चलाने वाले नेताओं को बुला लीजिए, उनका सम्मान कीजिए, वो हमारे ऊपर मेहरबानी करेंगे। कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो शिक्षक के ऊपर मेहरबानी कर सके। शिक्षक ही है जो किसी पर मेहरबानी कर सकता है। कोई भी सरकार हो, शिक्षक उसे झुका सकता है। इस मंच पर वो लोग आने चाहिए जो संघर्ष में विश्वास रखते हैं, गुलामी में नहीं। ये संगठन संघर्ष का प्रतीक है। शिक्षा जगत से लेकर के सड़कों तक सरकारों के सामने इस संगठन ने लड़ाइयां लड़ी हैं। हमें उन लड़ाइयों का इतिहास जानना और सीखना चाहिए। KL यादव साहब के पास एक इतिहास की पुस्तक है संगठन की, मंगवा लेना, पढ़ लेना। आपने लिखी है। साथियों, आपके संगठन में ऐसे लेखक भी मौजूद हैं और समय आने पर आपने सड़कों पर संघर्ष भी किया है, ऐसे लोग भी मौजूद हैं। आप भी संघर्षकारी हैं। शिक्षक संघ शेखावत के बैनर के नीचे जो आता है, उसके दिमाग में, उसके दिल में संघर्ष रचा बसा है और अपना अधिकार जो है मांग करके नहीं, अधिकार से लेता है, संघर्ष के माध्यम से लेता है। समय बहुत ज्यादा हो गया, हम यादव साहब को भी सुनेंगे। विभिन्न जो हमारी समस्याएं हैं, इनके ऊपर भी आप विचार करेंगे। उनकी प्रोग्रेस जिला मंत्री जी और जिलाध्यक्ष जी आपको बताएंगे। पिछले दिनों में जो कुछ भी हुआ है उस पर भी विचार करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि कल भी आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधारें और शिक्षा के लिए, शिक्षार्थी के हित में और शिक्षकों के हित में कुछ प्रस्ताव लें और वो राज्य सरकार को भिजवाएं। अपने जो भी मांग है उनका प्रस्ताव लेकर के और राज्य सरकार को भिजवाएं, और ताकि उसके ऊपर आगे मांग पत्र तैयार करके सरकार के सामने वो बात पुरजोर तरीके से रखी जा सके। आपने मेरी बात सुनी बड़े धैर्य से। पुनः मैं आपका क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं। ये वीरों की धरती है टोंक,
और यहां से जो आवाज उठती है, चाहे शिक्षकों की हो चाहे किसानों की हो, उस आवाज पर ध्यान दिया जाता है। तो आप वो आवाज बुलंद करने वाले हैं। शिक्षा के, शिक्षक के और शिक्षार्थी के हित में उस आवाज को बुलंद करें और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करें। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं 2 नारे दूंगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, राजस्थान शिक्षक संघ शेखावाद जिंदाबाद,